वेलकम टू सक्सेस पाथ एकेडमी। सक्सेस पाथ एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। ये हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो क्लास 9 से ही शुरू होता है। 9, 10th, 11th, 12th और मतलब आगे जहाँ तक हम लोग पढ़ाई करते हैं ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है पूरे हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री का ये चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है। तो आज इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति इस चैप्टर का नाम है, जिसको इंग्लिश में हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। इसमें दो शब्द आया है मिलकर, एक फ्रांसीसी, दूसरा क्रांति। ये जो फ्रांसीसी शब्द है ये कंट्री का नाम है। फ्रांस, फ्रांस एक कंट्री का नाम है। जिस तरह इंडिया है, रशिया है, अमेरिका है, उसी तरह फ्रांस भी एक कंट्री का नाम है। तो फ्रांस एक कंट्री का नाम है। उस देश में क्रांति हुई थी जिसको हम लोग को पढ़ना है फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत। मतलब फ्रेंच मतलब जो देश है, कंट्री है, फ्रांस जो देश है, उस देश में जो क्रांति हुई आज हम लोग उसको पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति अध्याय में। ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसका डेट है फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो 14 जुलाई 1789 को हुई थी। इसको याद रखना है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789। फ्रांस जो कंट्री है उस देश में क्रांति हुई थी और इसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को। ऐसे ये क्रांति की रूपरेखा और पृष्ठभूमि जो है पहले से ही बन रहे थे, लेकिन 14 जुलाई और 1789 में जो है ये सामने में आया। लोगों ने बास्तील का किला था फ्रांस में, उसको उस पर कब्जा कर लिया। उसमें जितने भी कैदी थे, कैदी उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब जो फ्रांस की समानता स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वहां के राजा ने उनको बंदी बना लिया था। तो 14 जुलाई 1789 में वहां की जो जनता थी उस जेल पे कब्जा कर ली और जितने भी कैदी थे जो स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते थे उनको वहां से मुक्त कर दिया। इसी घटना को फ्रांसीसी क्रांति के रूप में हम लोग जानते हैं। अब क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति, क्रांति शब्द जो है बहुत व्यापक शब्द है। फ्रांस को तो आप लोग समझ रहे हैं कि फ्रांस एक देश का नाम है, कंट्री का नाम, लेकिन ये क्रांति, क्रांति शब्द बहुत ही व्यापक है। क्रांति का मेनली अर्थ क्या होता है? बदलाव, परिवर्तन। जब जब कोई परिवर्तन छोटे स्तर पे होता है तो हम उसको बदलाव के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कोई बदलाव बड़े स्तर पे होता है, व्यापक स्तर पे होता है, ना केवल कुछ लोगों के बीच, समाज के बीच, बल्कि देश की सीमा रेखा को भी पार कर जाता है, तो हम लोग उसको क्रांति बोलते हैं। तो उस क्षेत्र में क्रांति हो गया। तो ये क्रांति सिर्फ मतलब राजनीतिक क्रांति ही नहीं है, हर क्षेत्र में क्रांति होता है। जैसे अभी हम लोग देखिए फोन यूज कर रहे हैं, पहले फोन नहीं था, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक क्रांति है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति आया। मतलब हर फील्ड में क्रांति होता है, मतलब नया बदलाव, नया परिवर्तन। जब कुछ इस तरह का व्यापक परिवर्तन किसी भी फील्ड में होता है तो हम लोग उसको क्रांति से डिनोट करते हैं। तो फ्रांस की क्रांति जो है कोई सूचना क्रांति या एजुकेशन की क्रांति नहीं थी कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति, ऐसा नहीं। ये क्रांति मेनली थी पॉलिटिकल। पॉलिटिकल एंड सोशल। फ्रांस जो कंट्री था वहां का समाज में ये सोशल चेंजेज हुए और पॉलिटिकल चेंजेज हुए। जब फ्रांस की क्रांति में ये सोशल और पॉलिटिकल चेंज व्यापक स्तर पे हुआ, बृहद स्तर पे हुआ, तो ये क्रांति कही गई। तो फ्रांसीसी क्रांति, जो फ्रांस में क्रांति हुई, उसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले फ्रांस के समाज को समझेंगे। क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस हुए थे, तो हम लोग जानेंगे कि फ्रांस का समाज जो था वो कैसा था, या फिर वहाँ की पॉलिटिकल व्यवस्था थी, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, वो कैसा था फ्रांस में, जिसी में व्यापक स्तर पे चेंजेस हुए और ये चेंज ही क्रांति कहलाई। और ना केवल ये फ्रांस में, ये क्रांति का जो है प्रसार जो है पूरे यूरोप पार करके इंडिया में, एशिया में, चारों तरफ फैल गया। और उससे प्रेरणा पाकर बहुत सारे जो है कंट्री
मतलब स्वतंत्र हुए और यहाँ के जो पॉलिटिकल और सोशल आइडियाज थे उसको अपने देशों में अपनाया। तो ये पॉलिटिकल चेंजेस थे और सोशल चेंज हुए थे कहाँ पे, फ्रांस में। तो फ्रांसीसी क्रांति के अंदर हम लोग को इसी को पढ़ना है। तो फ्रांस, ये बात हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं 1789, सन 1789 की। उस समय क्या था, फ्रांस में राजतंत्र था। क्या था, फ्रांस में राजतंत्र, मतलब वहां राजा का राज्य था। और उस समय का राजा जो था उसका नाम था लुई 16वां। क्या नाम था, लुई 16वां। फ्रांस की जो पॉलिटिकल व्यवस्था थी उस समय, राजनीतिक व्यवस्था, वो कैसा था, वहां राजतंत्र था। क्या था, राजतंत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में मोनार्की बोलते हैं। तो वहां राजतंत्र, तंत्रात्मक व्यवस्था था। और उस समय का राजा कौन हुआ करता था फ्रांस का, लुई 16वां। लुई 16वां जो था वो फ्रांस का 16वां। ये देखिए राजतंत्र में क्या होता है ना, राजा वंशानुगत होता है, मतलब राजा है फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। तो ये लुई 16वां से पहले 16 और लुई वहां पे शासन कर चुके थे। लुई प्रथम, लुई द्वितीय, इस तरह 14वां, 15वां और लुई 16वां। तो 1789 में जब फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी तो उस समय फ्रांस की गद्दी पे कौन बैठा हुआ था, राजतंत्र था वहां पे, पॉलिटिकल व्यवस्था। और उस समय का राजा था लुई 16वां। तो इसी के शासन तंत्र में फ्रांस में क्रांति हुई थी। तो देखिए किसी भी क्रांति को जो है, किसी भी क्रांति का सूत्रपात एक बैग से नहीं हो जाता है। इसका प्रारंभ जो है, इसका धीरे धीरे एक पृष्ठभूमि तैयार होती रहती है किसी भी देश में, और एक दिन वो क्रांति का रूप ले लेती है। तो ये फ्रांस में जो पॉलिटिकल सिस्टम था और सोशल सिस्टम था वो बहुत ही खिन्न हो चुकी थी। और उसको अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे कि फ्रांस का जो पॉलिटिकल व्यवस्था था वो कैसा था, उसमें कैसे निरंकुशता आ गई थी, राजा जो है भेदभाव करने लगा था। और सोशल व्यवस्था क्या थी, मतलब समाज, फ्रांस का जो समाज था वो कैसे था। जैसे भारत में हम लोग देखते हैं कि पहले भारत में छुआछूत की व्यवस्था थी, गरीबों को, दलितों को हे दृष्टि से देखा जाता था। तो यहाँ फ्रांस की का सोशल सिस्टम को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वहाँ का समाज कैसा था, आखिर क्या कारण था कि वहाँ के सोशल जो था, समाज था, उसमें चेंजेस की आवश्यकता पड़ी। और पॉलिटिकल व्यवस्था में क्या खराबी आ गई थी, क्या कुप्रथा उसमें घुस गई थी, जिसको लेकर वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया। किसके विरुद्ध, लुई 16वां, जो वहाँ का राजा हुआ करता था। और ये क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 को। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। और पृष्ठभूमि तैयार होने का पर्पस ये था ना कि वहां का पॉलिटिकल और सोशल जो व्यवस्था था, जो सिस्टम था, वो बहुत ही बैड व्यवस्था था। और वो क्या था उसको हम लोग एक एक करके अभी समझेंगे। तो एक बात आप लोग समझ गए कि फ्रांस का जो पॉलिटिकल व्यवस्था था वहां राजतंत्र था। और उस समय राजा, उस समय मतलब 1789 में फ्रांस का राजा कौन हुआ करता था, सुई लुई 16वां। इसके पहले उसके मतलब वंश के और 15 लुई शासन कर चुके थे। और अभी लुई 16वां का शासन था, राजतंत्र था। और क्रांति 1789 में हुई थी। इतना याद हो गया सबको, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। तो हम लोग बोलेंगे 14 जुलाई 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अब बेसिकली क्या है ना कि क्रांति का कारण क्या था। तो अभी हम बताए कि वहां की जो पॉलिटिकल व्यवस्था थी और सोशल व्यवस्था था उसमें काफी असंगतियां पाई गई थी, कुप्रथा पाई जा रही थी, जिसको लेकर वहां के लोगों ने सोशल चेंज और पॉलिटिकल चेंज को लेकर विद्रोह कर दिया था। तो अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले पॉलिटिकल कुछ पॉइंट है जिसको हम आज बता रहे हैं, कल नोट डाउन भी करवाएंगे। इसको हिंदी में राजनीतिक व्यवस्था बोलते हैं। मतलब फ्रांस में जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जैसे भारत में लोकतंत्र है तो उसकी एक संसदीय व्यवस्था है, उसी तरह फ्रांस में उस समय राजतंत्र था। हम बता चुके हैं, आप लोगों को पता भी होगा।
तो वहां पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, राजतंत्र था, मतलब राजा शासन करता था। तो वो जो राजा था उसमें बहुत सारी खामियां आ गई थी, वो धीरे धीरे निरंकुश हो गया था। निरंकुश का अर्थ मतलब होता है क्या, कि जनता पर, जनता की भावना को, राजा क्या होता है, प्रजा के लिए होता है, मतलब जनता के लिए ही होता है, जनता की उन्नति के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसके जन कल्याण के लिए, उसका काम करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ का जो राजा लुई 16वां था वो निरंकुश हो गया था, मतलब वो जनता से कोई मतलब नहीं रखता था, जनता पे तरह तरह के अत्याचार लादता था। अपने जो आदेश था, क्योंकि उस समय राजा ही आदेश देता था और वही नियम कानून हो जाता था, तो उसने तरह तरह के आदेश पारित किए थे जो जनता पे जबरन कर के संबंधी रूल थे, जो अभी एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि लुई 16वां ने पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे भ्रष्ट कर दिया और कैसे उसमें कुप्रथा समा गई, जिससे जनता बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो विद्रोह करने लगी। तो लुई 16वां जो उस समय का राजा था, उस समय पॉलिटिकल सिस्टम राजतंत्र में था। तो पहला है कि राजा निरंकुश हो गया था। निरंकुश मतलब जनता के भावना से और जनता से उसको कोई मतलब नहीं था। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कारण क्या था। तो कारण में दो कारण देना है। पहला कारण देना है पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब राजनीतिक कारण था। तो राजनीतिक कारण में क्या कारण था, तो पहला पॉलिटिकल कारण में पहला पॉइंट देंगे राजा की निरंकुशता। क्या लिखना है, राजा की निरंकुशता, मतलब राजा की शक्ति बढ़ गई थी, जिसपे अंकुश लगाना जरूरी था। वो अपने आप को ऐसा कहता था कि दैवीय शक्ति हमको प्राप्त है। पहले के लोग क्या होते थे, राजा को ऐसा मानते थे ना कि राजा को भगवान ने राजा बनाया है और हम लोग चूंकि जनता है उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए ही है। तो वो इतना अपने आप को अधिकारी और दैवीय शक्ति संपन्न समझता था और इस वजह से वो क्या हो गया था, निरंकुश हो गया था। तो वो जनता से कोई मतलब नहीं रखता था, जनता की भावना से, जनता को मतलब वहाँ कर सिस्टम ऐसा व्यवस्था कर दिया था जो जनता को लग रहा था कि मतलब वो कर देने में सक्षम नहीं है। एक एक करके हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला एक पॉइंट है पॉलिटिकल सिस्टम में कि राजा की निरंकुशता, मतलब राजा निरंकुश हो गया था। दूसरा, राजा जो था लुई 16वां, वो जो राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र की जो संपदा थी, कोष था, राजकीय कोष, राजा का जो कोष होता है जो जन कल्याण के लिए खर्च करने के लिए जनता से टैक्स लेता है, और टैक्स लेता है और उस टैक्स के पैसे को जनता की भलाई के लिए, जनता के जन कल्याण के लिए, वेलफेयर वर्क के लिए वो खर्च करता है। तो ये जो लुई 16वां था वो अपना राजकोष का जो बहुत सारा धन अपने ऐशो आराम में खर्च करता था। उसके लिए आलीशान बंगले थे, वहां पे सैकड़ों की संख्या में दासियां काम करती थी, ऐशो आराम में वो लिप्त रहता था, जनता के समस्याओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। तो ये, और चूंकि टैक्स वो बढ़ाते जा रहा था, जनता पे महंगाई का, टैक्स का भार बढ़ रहा था और वो खुद राजकोषीय पैसे से अयासी करता था। तो जनता को ये बात खलने लगी और एक भ्रष्ट राजा के रूप में जनता ने लुई 16वां को नजर में रखा कि ये राजा भ्रष्ट है, क्योंकि हमारी पैसा को हमारे जन कल्याण के लिए खर्चा नहीं करके अपने अपने ऐशो आराम के लिए खर्च करता है। तो राजा को लेकर जनता के बीच में विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी। पहली मैंने बताया कि राजा की निरंकुशता बढ़ रही थी। दूसरा, राजा जो है लुई 16वां राजकोषीय खजानों को अपने ऐशो आराम में खर्च करने लगा था। तो ये दूसरा पॉइंट है, इसको याद रखना है कि राजा जब जनता से सरोकार नहीं रख के खुद पे ही ऐशो आराम करने लगे, जनता के पैसा को खुद मतलब व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत फायदे के लिए, व्यक्तिगत ऐशो आराम के लिए उपयोग करने लगे, तो वो एक खराब व्यवस्था होती है जिसकी वजह से फ्रांस की जनता भी विद्रोह के लिए आगे बढ़ी। तो ये दूसरा पॉइंट था, पॉलिटिकल सिस्टम, एक राजा की निरंकुशता, दूसरा राजा का ऐशो आराम, मतलब राजकोषीय खजाना जो था उसको खुद पे खर्च करना। ध्यान में रहेगा। तीसरा पॉइंट था ना कि ये लुई 16वां जो है, इनकी पत्नी थी, उनका नाम था मेरी एंटोइनेट। क्या नाम था, कल हम सब कुछ लिखवाएंगे पॉइंट वाइज करके, आज बस आप लोगों को समझा रहे हैं। ऐसे ये बुक में सब जगह मिलता है, आप लोग देख भी सकते हैं, हम इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रदान करेंगे और कल होगा तो हम इसको पॉइंट बाई पॉइंट लिखवा भी देंगे। लेकिन आज बेसिकली आज फर्स्ट क्लास है फ्रांसीसी क्रांति का, तो हम समझाना चाहते हैं ताकि आप लोग बातों को समझें
तो ये पहला पॉइंट था, राजा की निरंकुश था। दूसरा, उन्होंने वो राजकोषीय जो खजाना था उसको अपने अयासी के लिए, अपने लाभ के लिए खर्च करने लगे थे। तीसरा कारण क्या था कि ये जो लुई 16वां है, जो वहां का राजा था, उसकी पत्नी थी, उसका नाम था मेरी एंतोइनेट, जो काफी अयास प्रवृत्ति की थी, ऐशो आराम की थी, और राजा अपनी पत्नी के बातों में रहता था और उनपे भी पैसा खर्च करता था। एक तरह से समझो कि मतलब राजा जो है अपनी पत्नी को बातों में रहता था, पत्नी जो कहती थी वही करता था। तो जनता से कटकर पत्नी की बातों में काम करता था, और राजकोषीय खजाना पैसा वो व्यक्तिगत रूप में खर्च करता था, मतलब अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए। तो ये सारी व्यवस्था जो है जनता के बीच में फैल रही थी, जिससे जनता नाखुश हो रहे थे, क्योंकि जनता और भी बहुत सारे समस्या परेशानी से झेल रहे थे। इसलिए उनको ये सब बातें जो उन तक पहुंचती थी, उसको लेकर उनके बीच में विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी। किसके विरुद्ध? लुई 16वां के विरुद्ध। लुई 16वां फ्रांस का राजा था, वहां राजतंत्र व्यवस्था थी। ये सब बार बार याद करिए, ये लुई 16वां नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। मतलब फ्रांस की क्रांति के समय राजा कौन था? तो लुई 16वां था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? हमने बताया 14 जुलाई 1789, मतलब 14 जुलाई 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसको याद रखना है। तो एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें मैंने ये दो चार पॉइंट बताए। एक राजा की निरंकुशता, राजकोषीय खजाना, पत्नी की मतलब आधिपत्य था एक तरह से, राजा के बदले में रानी ही काम करती थी, और रानी जो कि पॉलिटिकल मेच्योर नहीं थी, तो वो व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करती थी, और राजा भी उसी की बातों में रहता था। तो ये तीसरा पॉलिटिकल कुप्रथा था, मतलब बैड सिस्टम घुस गया था वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में। तीसरा, उसके बाद नेक्स्ट कारण क्या है? राजा मतलब मनमर्जी कुछ भी आदेश पास करता था, ऐसा आदेश जो उसके भले के लिए हो, जनता का ख्याल नहीं करता था। उसने बहुत सारे तरह का टैक्सेस पास कर दिए, जो अभी हम पढ़ेंगे कि फ्रांस का समाज जो था कितने वर्गों में बटा हुआ था, उसमें वर्ग में कौन कौन लोग रहते थे, और वहाँ क्या समस्याएं थी समाज की, और इसको हम लोग डिटेल अभी पढ़ेंगे, मतलब सोशल सिस्टम के अंदर में। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक चीज और है कि ये राजा मनमर्जी कर आरोपित करता था जनता पे, जिससे जनता काफी मतलब त्रस्त थी, और वो टैक्स को पे करने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि महंगाई उस हिसाब से बढ़ रही थी। और एक ब्रेड, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ जो ब्रेड, वहाँ भोजन के रूप में लोग ब्रेड को यूज करते हैं खाने के लिए। तो जो निम्न स्तर के लोग होते हैं वो वहाँ ब्रेड खाकर रहते थे। उस समय वो ब्रेड भी इतना महंगा हो गया था जिसको वो लोग खरीद नहीं पाते थे, भूखे रह जाते थे। और उसके ऊपर से राजा का ऐसा आदेश टैक्स बढ़ाने को लेकर, तो जनता इसके विरुद्ध में विद्रोह करने के लिए सोचने लगी थी। ये थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ये सारे पॉइंट है, जिसको कल हम लोग एक एक पॉइंट करके और डिटेल से पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। आज फर्स्ट क्लास था, इसलिए एक रूपरेखा जो होता है कि कैसे फ्रांस में राज्य क्रांति हुई, उसके कारण क्या थे, कब हुआ, कौन राजा था, वहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ये सबको एक बार हम आप लोगों को बताना चाहते थे, ताकि कल जब हम चैप्टर शुरू से पढ़े तो आप लोगों को पहले से बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, ताकि आप उसको धीरे धीरे समझ पाए। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम समझ गए। दूसरा क्या था? सोशल सिस्टम। हम अभी बता रहे थे, तो सोशल से मतलब सामाजिक व्यवस्था कैसी थी वहां की। तो वहां एक शब्द था जो कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं असमानता। क्या कहते हैं? असमानता, अनइक्वलिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी, ठीक है, असमानता। तो वहां का समाज जो था, वहां अनइक्वलिटी पाई जाती थी, असमानता पाई जाती थी। जैसे भारत में भी ये काफी पहले बहुत मतलब छुआछूत, समाज में बहुत असमानता पाई जाती थी, बड़े वाले कास्ट छोटे कास्ट को देखना नहीं चाहते थे। तो वहाँ के समाज में भी ये असमानता काफी पाई जाती थी, लेकिन वहाँ चूंकि जाति व्यवस्था नहीं थी, वहाँ वर्ग सिस्टम था, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ग सिस्टम। तो समाज, जो फ्रांस का समाज था, वहाँ जो असमानता पाई जाती थी, वहाँ तीन वर्ग पाए जाते थे, जिसको फर्स्ट वर्ग को कहा जाता था फर्स्ट स्टेट। क्या कहा जाता था? फर्स्ट स्टेट। फिर सेकेंड स्टेट,
और फिर थर्ड स्टेट। ये फर्स्ट स्टेट में जो है बड़े बड़े लोग आते थे, जो जमींदार कुलीन ऐसे वर्ग आते थे, और ये सेकेंड स्टेट में सामंत शाही लोग आते थे, और थर्ड स्टेट में जो है आम आदमी मध्यम, इसमें मजदूर किसान वकील डॉक्टर ये लोग आते थे। और वहाँ का सिस्टम ऐसा था, पॉलिटिकल सिस्टम कहो या फिर सोशल सिस्टम कहो, कर सिर्फ ये थर्ड स्टेट ही देता था। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग जो है टैक्स नहीं देते थे, और ये सेकेंड स्टेट वाले टैक्स देते भी थे तो बहुत कम। तो मतलब टैक्स का सारा भार इस थर्ड स्टेट के ऊपर था, थर्ड स्टेट। और इसी स्टेट में जो है इस वर्ग में लोग जो है पढ़े लिखे थे, डॉक्टर थे, मजदूर थे, किसान थे, सारे मतलब काम करने वाले लोग थर्ड स्टेट के अंदर आते थे। और इस स्टेट के लोग ही राजा को सबसे ज़्यादा टैक्स देते थे, लेकिन शासन पे फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले लोगों की ज़्यादा चलती थी। राजा इन्हीं के बातों में और प्रभाव में आकर काम करता था, और थर्ड स्टेट वाले को मतलब एक तरह से समझिए असमानता की दृष्टि से देखा जाता था, उन्हें अलग करके रखा जाता था। राजा के आदेश हों या समाज का ऐसा व्यवस्था बन चुका था कि थर्ड स्टेट को एकदम अलग करके रखा जाता था, उनका कोई भी सरोकार नहीं था स्टेट को चलाने के लिए। तो ये सारी असमानता जो थी, इसको लेकर ये थर्ड स्टेट वाले जो लोग थे वो राजा के विरोध बदले में विद्रोह करने के लिए आगे बढ़े। तो ये कारण था। क्रांति के कारण में हम लोग दो कारण पढ़ रहे हैं, एक पॉलिटिकल कारण और दूसरा सोशल कारण। और भी बहुत सारे कारण हैं जो कल हम लोग एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट उसको पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल कारण में मैंने दो चार कारण बताया है जो कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और सोशल में भी हम लोग पढ़ेंगे कि अभी एक चीज बताया मैंने कि वहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें काफी असमानता पाया जाता है। ऐसा कहा जाता था कि फ्रांसीसी क्रांति जो है वो फ्रीडम की लड़ाई नहीं है बल्कि असमानता के विरुद्ध लड़ाई है। और इस क्रांति का जो ध्येय वाक्य था, जो सिर्फ फ्रांस में ही नहीं रहकर बाकी सारे देशों में फैला, वो शब्द क्या था? स्वतंत्रता। मतलब वहां की जो क्रांति हुई थी उसका कारण, उसके पीछे जो ध्येय वाक्य था जिसको लेकर लड़ाई लड़ी गई थी, लोगों की जो मांग थी, उसमें पहला शब्द था स्वतंत्रता। दूसरा क्या था? दूसरा था समानता। मतलब वहां के लोग स्वतंत्रता चाहते थे। किससे? इस राजतंत्र से, इस निरंकुश राजतंत्र से, इस व्यवस्था से, भ्रष्ट व्यवस्था से। तो स्वतंत्रता, दूसरा था समानता। अभी हम बताए कि फ्रांस के समाज में किस तरह असमानता पाई जाती थी, तो लोग समानता चाहते थे कि हमारे साथ भी इक्वल बिहेव किया जाए। तो वहां की जनता स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये याद रखना है। कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछता है। दो तीन बातें मैंने बताई, उसको याद रखना है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 में। उस समय का राजा कौन था? लुई 16वां। राजतंत्र व्यवस्था थी, और वहां का जो ध्येय वाक्य था जिसको लेकर फ्रांस में क्रांति हुई वो था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, जिसको हम लोग बोलते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, मतलब स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की मांग को लेकर वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया था। किसके खिलाफ? लुई 16वां के विरुद्ध। ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को। ये याद रहेगा आप लोगों को। और राजतंत्र व्यवस्था थी, उस समय लुई 16वां राजा था, और लुई 16वां की जो पत्नी थी उसका भी नाम याद रखना है, ताकि वो इम्पोर्टेंट मतलब इसमें उसका भी योगदान है इस क्रांति को होने में। और उसका नाम था मेरी एंटोइनेट। कल हम लिखवाएंगे इसको एक एक पॉइंट करके, इसलिए परेशान नहीं होना। बस आज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कोई क्रांति यूं ही नहीं होती है, क्रांति की एक पृष्ठभूमि तैयार होती है जो धीरे धीरे करके पृष्ठभूमि बनती है। तो इसकी क्रांति का सूत्रपात भी जो था बहुत पहले से शुरू हो गया था, और उसका कारण क्या था? वो पॉलिटिकल कारण था और सोशल कारण था। तो पॉलिटिकल कारण में क्षणिक कारण जो था वो क्या क्या था, उस पर हम लोग कुछ चर्चा किए। और वहाँ की जो सोशल व्यवस्था थी, मतलब सामाजिक व्यवस्था, उसमें असमानता काफी हद तक बढ़ती जा रही थी। एक तो पहले से असमानता थी और उसमें वो बढ़ावा हो रहा था, इजाफा हो रहा था, जिसको वहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया? राजा के विरुद्ध, जो लुई 16वां था, उसके विरुद्ध में उन्होंने आंदोलन का सूत्रपात किया। लेकिन ये कारण इतना ही नहीं है,
इस कारण को तेज करने में वहाँ के जो दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, लेखक थे, मैंने अभी बताया कि थर्ड स्टेट में ही सारे पढ़े लिखे लोग, मैक्सिमम लोग उसमें आते थे, डॉक्टर, वकील, लेखक, राइटर, ये सारे लोग थर्ड स्टेट में थे। और थर्ड स्टेट वाले लोगों के साथ ही असमानता का व्यवहार किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने इस क्रांति का नेतृत्व स्वीकार किया और इस क्रांति को तेज करने में, सही दिशा देने में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। तो इस क्रांति का एक और मुख्य पहलू ये था कि इस क्रांति में जैसे पॉलिटिकल कारण थे, सोशल कारण थे, एक कारण और ये था कि वहाँ के जो दार्शनिक थे, चिंतक थे, लेखक थे, उन्होंने क्रांति को तेज करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। और वो राइटर को अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उनका नाम आज तक बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये सारे नाम आते हैं। उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो पुस्तक है वो मशहूर है, कभी मौका मिले तो पढ़िए उसको, आपको पता चलेगा कि वो क्या कहना चाहते थे। तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। तो कल हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक जो रूपरेखा है, एकदम स्टार्टिंग जो होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच मतलब क्या हुआ, रिवॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, क्रांति मतलब क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो कारण था, उस समय का राजा कौन था और वो राजा कैसा था, इसके बारे में हम लोग एक रफ स्केच बनाए, आज कुछ थोड़ा सा जानकारी प्राप्त की। कल हम इस चैप्टर को स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, मतलब फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था, मतलब क्रांति अगर हुई तो कारण क्या था। तो कारण में हमने अभी 3-4 कारण बताया, एक पॉलिटिकल कारण, दूसरा सोशल कारण, और तीसरा मतलब दार्शनिकों की बहुत भूमिका थी, दार्शनिक, लेखक, चिंतक, राइटर, ये सब जो लोग थे। तो एक एक करके टॉपिक के अंदर, फिर उसके अंदर सब टाइटल्स के अंदर हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तब ताकि ये चैप्टर जो है आपको धीरे धीरे करके समझ में आए। जब सिस्टमेटिक पढ़ेंगे आप एक एक करके, तो चैप्टर को ठीक से समझ पाएंगे। ये चैप्टर बहुत अहम है, हिस्ट्री का कहीं भी क्वेश्चन हो, वो 9 से ही ये चैप्टर शुरू होता है, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, 9, 10th, 11th, 12th हर क्लास में इसको पढ़ना है। और कंपटीशन में भी एक सवाल अगर मॉडर्न हिस्ट्री से रहा, वर्ल्ड हिस्ट्री से चैप्टर रहा, तो एक सवाल इससे आना ही है, तो इसको ठीक से पढ़ना है। नेपोलियन बोनापार्ट को आगे इसी में पढ़ना है, वो फ्रांस का राजा था। वाटरलू की लड़ाई को हम लोग पढ़ेंगे, और उसने कैसे, देखिए ये जो मैंने अभी बताया कि 1789 में फ्रांस में राजतंत्र हुआ करता था, वहाँ की जनता ने विद्रोह किया और वहाँ पे एक डेमोक्रेसी लाया, जो राजतंत्रात्मक डेमोक्रेसी नहीं था, लेकिन उसको पुनः जो है नेपोलियन ने राजतंत्र में बदल दिया। तो नेपोलियन का नाम आप लोग सुने होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट को कौन नहीं जानता है। तो वो फ्रांस का राजा था, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और फ्रांसीसी क्रांति के अंदर में उसको पढ़ेंगे। ये एक बहुत अहम पार्ट है, इसको याद रखना है हमेशा के लिए कि ये फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, उसका जो ध्येय वाक्य, मतलब जिस एक होता है ना क्रांति हम लोग करते हैं, जैसे भारत की आज़ादी में हम लोग स्वतंत्रता की मांग करते थे, समानता और भाईचारा वो सेकेंडरी चीज था, हम लोग मेनली फ्रीडम के लिए लड़ाई करते थे कि अंग्रेजों से हमको आज़ादी चाहिए, हमारे देश को स्वतंत्रता चाहिए, अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए। लेकिन फ्रेंच का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, उसमें वो सिर्फ स्वतंत्रता के लिए ही नहीं बल्कि समानता के लिए और भाईचारा के लिए लड़ाई हुई थी। और इसमें भी स्वतंत्रता से ज्यादा लोग समानता को प्रेफर करते थे, मतलब वहां की क्रांति समानता को लेकर हुई थी कि हमको समानता चाहिए। ये जो वर्गों में भेदभाव है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट में, और समाज में जो विसंगतियां हैं उसको दूर किया जाए, मतलब हमको इक्वलिटी चाहिए समाज में, इसको लेकर ही ये क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति। तो इसको एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तत्काल इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं रफ में, और थोड़ा सा जो भी हमने पढ़ाया उसको याद रखेंगे, ताकि कल जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको बहुत सारी बातें याद हों, आप समझ पाएँ। क्योंकि कल हम लुई 16वां राजतंत्र, ये बार बार शब्दों का प्रयोग करेंगे, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो आपको आज एक रफ स्केच मैंने बताया ताकि आपके दिमाग में ये सब बातें रहेंगी, तो कल मैं पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा सिस्टमेटिक तरीके से। तो इतना बात रखना है दिमाग में और इतना याद रखना है, कल हम लोग इसको धीरे धीरे करके टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री दोनों के अंदर ये चैप्टर आ जाएगा आपका, क्योंकि इसमें राजनीतिक व्यवस्था पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग से मतलब रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और चूँकि हमारी टीम काफ़ी मेहनत करती है आप लोगों के लिए, तो इसको आगे बढ़ाइए, ताकि बस इतना ही। थैंक यू सो मच। Holy Grail.